Hello, boys and girls. So, this is Mohit Agarwal here, and I hope you guys are doing absolutely fine. Good morning, good afternoon, good evening, as per the time you are watching the video. So, मैं आपको बता दूं, आज हम लोग CS एग्जीक्यूटिव का इकोनॉमिक बिजनेस कमर्शियल लॉ EBCL में जो एडिशन हुआ है वो पढ़ने वाले हैं। ये CS एग्जीक्यूटिव न्यू सिलेबस के लिए तो वैलिड है ही, ओल्ड सिलेबस का जो ECL है उसके लिए भी ये वैलिड है, तो भाई ध्यान से देखते चलो। ओके, इसके अलावा मैं आपको बता दूं, JIGL में जो एडिशन हुआ, ठीक है, JIGL SBEC, JIGL हो गया, SBEC हो गया, ये ऑलरेडी जो नया चैनल है ना MEPL क्लासेस, उसमें ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। तो मेक श्योर कि JIGL और अपना SBC आप जो है देख लिए हो। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे सोचते हैं कि यार बाद में देख लेंगे, अभी तो ऐसे भी कुछ याद नहीं है, तो अभी देख करके समझ में नहीं आएगा। अरे गलत हो आप, बिल्कुल समझ में आएगा। उल्टा अगर ब्लैंक हो तो बल्कि देख लो। अभी मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं वहां पर कि मेरे को पता है कि आप ब्लैंक हो, फिर भी मैं समझा दूंगा और उल्टा रिवीजन हो जाएगा, और जो मन मर चुका है पढ़ने का ना, वो शायद जाग जाए। यू अंडरस्टैंड? सो वॉच दीज एडिशंस इंस्टेंटली। और अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया है और फिर आप देख रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो JGL SBC ये सब हो चुका है, और इसके अलावा कंपनी लॉ का 2 अमेंडमेंट वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है, 2 मैराथन ऑलरेडी आप लोग को दिया हुआ है। अच्छे से कर लेना भाई। SLCM का मैराथन के अंदर ही उसका जो एडिशन अमेंडमेंट है वो सब कवर हो रहा है। बचा EBCL आइए अभी अपने सल्टा देते हैं एडिशंस करके। FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन इन FDI पॉलिसी। अब देखो, ये काम का बात है। ये आपको ये सब याद नहीं रखना है कि कौन सा प्रेस नोट नंबर था, पैरा नंबर कौन सा था, कौन सा प्रेस नोट नंबर, कौन सा पैरा नंबर ने ये अमेंडमेंट लाया, ये आपको याद नहीं रखना है। अमेंडमेंट क्या है वो आपको याद रखना है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि अमेंडमेंट क्या है। ये जो अमेंडमेंट है ना, जबरदस्त मजेदार अमेंडमेंट है। क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। ये अमेंडमेंट खास करके लाया गया चाइना को रोकने के लिए। बिना चाइना का नाम लिए, चाइना के लिए ही अमेंडमेंट लाया गया था। व्हाट हैपेंड वाज, कोविड-19 के चक्कर में आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी सफर्ड अ लॉट। इंडियन स्टॉक प्राइसेस, शेयर प्राइसेस ऑफ बिग बिग कंपनीज, टॉप लिस्टेड कंपनीज क्रैश। रिलायंस आपको याद होगा 900 रुपया का भाव में मिल रहा था। रिलायंस RIL 900, जिसका दाम अभी 2000 रुपया पर शेयर चलता है, वो 900 रुपया में ट्रेड हो रहा था। तो सारे बड़े बड़े कंपनीज 50 से 60% डिस्काउंट पर दे शेयर प्राइसेस फॉर ट्रेडिंग। तो यहां पर डर क्या था कि चाइना हम लोग का कंपनीज को कंट्रोल नहीं कर ले स्टॉक मार्केट से धड़ल्ले से शेयर्स खरीद करके, क्योंकि चाइना के पास तो पैसा है भाई। तो वो ये पैसा मिसयूज नहीं करे हमारे कंपनीज के ऊपर कंट्रोल हासिल करने के लिए। खासकर वहां पर जहां पर FDI परमिटेड है ऑटोमेटिक रूट में, जहां गवर्नमेंट का भी अप्रूवल का दरकार नहीं है। देयर आर सेक्टर्स इन विच FDI इज परमिटेड अंडर ऑटोमेटिक रूट विदाउट अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये सिचुएशन को मिसयूज किया जा सकता था, ये क्राइसिस को मिसयूज किया जा सकता था चाइना द्वारा। इसीलिए भाई, इसीलिए ये अमेंडमेंट आया। और ये अमेंडमेंट क्या बोलता है कि हाँ, ये अमेंडमेंट क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनो, मजेदार है। कि हाँ भाई, पता है कि FDI हम लोग का ऑटोमेटिक रूट में है। जिन सेक्टर्स में FDI is approved under automatic route, the sectors in which FDI is approved under automatic route will come under government route। हाँ, ऑटोमेटिक रूट वाला FDI गवर्नमेंट रूट के अंदर आएगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा फॉर FDIs made by those countries who share land border with India। FDI अगर ऐसे कंट्री से आ रहा है, कैसे कंट्री से आ रहा है FDI? ऐसे कंट्री से आ रहा है जिसके साथ इंडिया का लैंड बॉर्डर जुड़ा हुआ है। सर, इंडिया का लैंड बॉर्डर क्या चाइना के साथ जुड़ा हुआ है? अरे हाँ, तभी तो लद्दाख सिक्किम में आए दिन सैनिक लोग एक दूसरे को मारते रहता है, क्योंकि चाइनीज आर्मी इन्फिल्ट्रेट करता है और हम लोग का इंडियन आर्मी फिर उसको भगाता है, तो वहां लड़ाई होते रहता है। सर, पाकिस्तान के साथ भी उसको तो हम लोग ऐसे भी हटा करके रखे हैं, बहुत सारा उसको तो हम लोग ऐसे भी प्रोहिबिट करके रखे हैं। सर, नेपाल भूटान के साथ भी है सर। हम लोग तो अपने गांव में सर नेपाल ऐसे ही चले जाते हैं बॉर्डर पार करके। अरे बेटा, नेपाल भूटान का क्या हैसियत है? क्यों मुंह खुलवा रहे हो? नेपाल भूटान का क्या हैसियत है हमारे कम्युनिस्ट को कंट्रोल करने का? लेकिन क्या ये अमेंडमेंट उनके लिए भी है? हाँ, उनके लिए भी। हम लोग चाइना थोड़ी ना नाम लिए, बट डर हम लोग को किससे था? चाइना से। पर चाइना का डायरेक्टली नाम नहीं ले सकते ना, तो हम लोग ने क्या बोला, ऐसे कंट्रीज
जो हमारे इंडिया के साथ, हिंदुस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, वहां से एफडीआई, भले ऑटोमेटिक रूट हम लोग बोल रखे थे, लेकिन ये अमेंडमेंट के बाद अगर उस कंट्री से एफडीआई आएगा तो गवर्नमेंट रूट में आएगा, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिएगा भाई। समझ में आ गया सर? मस्त अमेंडमेंट है। अब ये ऐसा अमेंडमेंट है कि मैंने आपको स्टोरी की तरह बताया, आप विजुअलाइज कर रहे होंगे, चाइना, इंडिया, सोल्जर, तो ये सब तरीका जो है ना, अब आपको भूलने नहीं देगा ये वाला अमेंडमेंट। अब इसमें क्या पढ़ना है, आप अपने वर्ड्स में लिखो ना, बताओ अपने वर्ड्स में क्या लिखोगे। द एफडीआई इज नॉर्मली कम अंडर ऑटोमेटिक रूट, after amendment will come under government route if such, the FDI which normally come under automatic route will come under government route if such FDI is coming by non-resident entity of a foreign country, non-resident entity of such a country uh, which shares land borders with India, या फिर जिसका बेनिफिशियल ओनर उस कंट्री में, चाइना में। जैसे मान लो से फॉर एग्जांपल चाइनीज आदमी क्या बोला, अच्छा हम लोग को पैसा नहीं लगाना देगा, रुको। उन लोग अपना यहाँ पर एक प्यादा रख दिया, चाइना वाला लोग अपने यहाँ पर प्यादा रख दिया, उस प्यादा के बैंक अकाउंट में दुनिया भर का अमाउंट ट्रांसफर कर दिया, और वो प्यादा हिंदुस्तानी है, अब वो खरीद रहे हैं, तो बेनिफिशियल ओनर तो वही है भाई, जहां से सोर्स है, जहां से पैसा आ रहा है, तो ये भी अलाउड नहीं करेगा। मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट एफडीआई दोनों के दोनों गवर्नमेंट रूट में आ जाएंगे, भले ही ऑटोमेटिक रूट में थे, बट अब गवर्नमेंट रूट में आ जाएंगे, डायरेक्ट एफडीआई, इनडायरेक्ट एफडीआई फ्रॉम दोस कंट्रीज व्हिच शेयर लैंड बॉर्डर विद इंडिया। देखो, तो ये किसके लिए आया, ये भाई चाइना के लिए आया। नोट्स कहां से मिलेगा सर, ये नोट्स जो है आईसीएसआई का ही है, फिर भी अगर आप ये नोट्स जो है मैंने इसको अच्छे से बना रखा है, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। नॉन रेसिडेंट एंटिटी, और जिन लोग D2H क्लासेस ले रखे हैं उन लोग को तो ये सब जो है नोट्स वगैरह भी जो है ऑलरेडी प्रोवाइड जो है, अगर आप देख रहे हैं तो ऑलरेडी D2H वाले क्लासेस को भी अलग से नोट्स मिल रहा है। नॉन रेसिडेंट एंटिटी, अब ध्यान से, नॉन रेसिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया, बिल्कुल हम लोग को पता है नॉन रेसिडेंट एंटिटी कैन इन्वेस्ट इन इंडिया सब्जेक्ट टू एफडीआई पॉलिसी एक्सेप्ट इन द प्रोहिबिटेड सेक्टर्स, except in the prohibited sectors. However, an entity of a country which shares land border with India, or where the beneficial owner of an investment into India is situated in such, is situated, या फिर is a citizen of such country, beneficial owner, समझ में आ रहा है ना, ज्यादा नहीं, असली beneficial owner is situated in such country, ऐसा country which shares land border with India, can invest only under government route, ध्यान देंगे ऑटोमेटिक रोड, आप गवर्नमेंट का परमिशन लीजिए। फर्दर जो पाकिस्तान का सिटीजन है या पाकिस्तान में कोई एंटिटी है, वो तो गवर्नमेंट रूट में ही इन्वेस्ट करेगा, ऑब्वियस सा बात है, और उसको तो डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी प्रोहिबिटेड सेक्टर्स में अलाउड ही नहीं है, और बाद बाकी भी जो है वो गवर्नमेंट रूट में आएगा, और डिफेंस, स्पेस और एटॉमिक एनर्जी एंड प्रोहिबिटेड सेक्टर्स में तो अलाउड ही नहीं है। समझ में आ गया सर? ये अमेंडमेंट क्लियर है भैया, चाइना को रोकने के लिए था। आगे बढ़ते हैं। एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। अब देखो इसका पॉइंट ए है, बी है, फिर नेक्स्ट पेज में सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, सर ये तो सर 3 पन्ना का है, चिंता मत करो, मैं हूं ना। 10 मिनट के अंदर मैं तुमको ये याद करवा दूंगा, याद समझा भी दूंगा, याद भी करवा दूंगा, रिवीजन भी करवा दूंगा, खोलना ही नहीं पड़ेगा ऐसा। ठीक है सर, चलिए 10 मिनट दिया सर आपको, सुनो। सो एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, ऑटोमेटिक रूट में, पहले भी एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, पहले भी एफडीआई जो था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया, 49% तक अलाउड था ऑटोमेटिक रूट में, अभी भी 49% है। तो सर चेंज क्या, चेंज है भाई कि जो इंश्योरेंस के इंटरमीडियरीज है, इंश्योरेंस के इंटरमीडियरी, इंश्योरेंस कंपनी नहीं, इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, जो लोग पॉलिसी वॉलिसी बेचने का काम करते हैं, आप सही समझ गए, जैसे पॉलिसी बाजार, पॉलिसी बाजार क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है, आंसर इस पॉलिसी बाजार एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, वो इंश्योरेंस इंटरमीडियरी है। ऐसे कंपनियों में जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, इंश्योरेंस इंटरमीडियरी है, या मान लो सर्वेयर है, सर्वे वगैरह का काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के लिए, खुद इंश्योरेंस नहीं देते, इंश्योरेंस पॉलिसी बिकवाते हैं या फिर सर्वे करते हैं, क्लेम सेटल करवाते हैं, ऐसे बिचौलियों के लिए एफडीआई 100% परमिट कर दिया गया है, 100%, बिल्कुल अंडर ऑटोमेटिक रूट। तो क्या बोले हम,
सुन लो, रिवाइज्ड एफडीआई पॉलिसी इन इंश्योरेंस कंपनीज का मेन हम आपको 8 बात बताने वाले हैं। पहला बात, एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इन इंश्योरेंस कंपनीज। एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इन इंश्योरेंस कंपनी का बात हो रहा है, इंश्योरेंस कंपनीज जो खुद इंश्योरेंस देते हैं 49%। एफडीआई in insurance intermediaries like brokers, policy brokers, surveyors, etc. 100%। अब जो इंश्योरेंस कंपनीज है, एफडीए पॉलिसी में लिखा गया कि इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज का ये ड्यूटी रहेगा कि उनको ध्यान रखना है कि उनका जो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, उसका मैक्सिमम 49% ही फॉरेनर लोग के हाथ में रहे, फिरंगी लोग के हाथ में रहे, क्योंकि एफडीए 49% तक अलाउड है। सो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज should make sure, Indian insurance companies should make sure that not more than 49% of the paid up equity share capital is held by the foreign investors, including the foreign portfolio investors. Okay. और ये जो 49% का बात हो रहा है ना ऑटोमेटिक रूट में, ऑटोमेटिक रूट मतलब गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, बट इंश्योरेंस कंपनीज का एक अथॉरिटी होता है, सही आपने फरमाया, एड में आप देखते हैं आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका अप्रूवल चाहिएगा। ऑटोमेटिक रूट मतलब ऐसा नहीं कि बस होली है, नहीं, गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, आईआरडीए का अप्रूवल चाहिएगा। सो इवन अप टू 49% इन्वेस्टमेंट विल रिक्वायर IRDA's approval. It will also require the compliance of Insurance Act 1938. The investment, the FDI, should be made as per the compliance of Insurance Act 1938. The pricing at which the equity shares will be allotted in case of FDI, equity share तो देना पड़ेगा ना, the pricing will be determined as per RBI guidelines. 49% ऑटोमेटिक रूट में तो क्या कौड़ी के भाव पर शेयर बेच देगा इंडियन इंश्योरेंस कंपनी फिरंगी लोग को? नहीं, प्राइसिंग विल बी डिटरमाइंड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। द ओनरशिप एंड कंट्रोल of Indian insurance companies, the ownership and control of Indian insurance companies should always remain in the hand of Indians, not in the hand of foreign investors. इसलिए तो 49% ही उन लोग को बोला जा रहा है, तो ओनरशिप एंड कंट्रोल इंडियन इंश्योरेंस कंपनी का इंडियंस के हाथ में रहना चाहिए। सर फिर से एक बार बोल दीजिए ना सर, पहले 8वां पॉइंट सुन लो, फिर एक बार 8वां पॉइंट का रिवीजन करवा देंगे। 8वां पॉइंट, अच्छा एक बात बताओ ना, एफडीआई इन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज कितना अलाउड था? सर 49। मारेंगे बेटा, गांजा ले लियो, क्या 49% नहीं, 100%। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज 100%। हाँ सर ठीक है। तो उसमें ओनरशिप एंड कंट्रोल, सर अभी तो आप बताए सर, ओनरशिप एंड कंट्रोल सर इंडियंस के हाथ में रहना चाहिए। अरे पक्का गांजा ले लियो, वो तो इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज का बात की थी ना, कि ओनरशिप एंड कंट्रोल इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज का इंडियंस के हाथ में रहना चाहिए। इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का तो 100% तक हो सकता है एफडीआई आ जाए, तो उसका ओनरशिप कंट्रोल जो है वो इंडियंस के हाथ में रहे, ये जरूरी नहीं है, ये लिखा हुआ है इस एफडीआई पॉलिसी में। हाँ, जो इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का ओनरशिप कंट्रोल है, ये जरूरी नहीं है कि इंडियंस के हाथ में रहे, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का कंपोजिशन है, मैनेजमेंट है, द बीओडी कंपोजिशन एंड मैनेजमेंट shall be decided by the IRDA. IRDA जैसा बोलेगा कि बीओडी में एक इंसान हम लोग का भी होना चाहिए, मैनेजमेंट में एक इंसान हिंदुस्तानी होना चाहिए, तो IRDA जैसा बोलेगा, बीओडी का कंपोजिशन एंड मैनेजमेंट जैसा होगा, बट ओनरशिप एंड कंट्रोल इंडियन के हाथ में रहे इन केस ऑफ इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, ये जरूरी नहीं है। अभी ऑटो पॉइंट का हम एक बार रिवीजन करवा देना। एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट, एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट इन इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस देता है, सर 49%। फिर इसी से रिलेटेड सारा बात खींच दो, 49% से ही पहले इंटरमीडियरीज का बाद में बात करेंगे, पहले इंश्योरेंस कंपनीज का बात करो। सर एफडीआई अंडर ऑटोमेटिक रूट 49%। इंडियन इंश्योरेंस कंपनीज विल मेक श्योर दैट not more than 49% of the paid up equity share capital is held by the foreign investors, including foreign portfolio investors. Indian insurance companies will make sure that not more than 49% of the paid up equity share capital is held by FPI, foreign portfolio investors and foreign investors. Even this 49% will require the approval of IRDA, compliance of Insurance Act 1938, pricing as per RBI guidelines. Ownership and control of the Indian insurance company should always remain in the hands of the Indians. It should never be in the hands, ownership and control can never be in the hands of the foreign investors. अब इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज का अगर बात करें, 100% एफडीआई इज अलाउड. Ownership and control can be in the hands of the foreign investors, but the composition of board of director and management will be such which will be decided by the authority, which is IRDA.
क्लियर है सर, मजा आ गया सर ये 8 पॉइंट देख करके। देखो मार्क करो, देखो FDI policy on insurance sector made the following amendment. 49% of FDI allowed under automatic route in insurance company. 100% of FDI, 100% of FDI allowed under automatic route in intermediaries. Intermediaries like insurance broker, reinsurance broker, consultants, agents, एडमिनिस्ट्रेटर जो सेटलमेंट का काम करता है, सर्वेयर जो नाप करके आता है कि भाई कितना का नुकसान हुआ, वही सर्वेयर्स, लॉस असेसर्स, बस उतना ही। ठीक है, यह 100% हो गया। फिर देखो, फिर 49% से खींच दो। नो इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शैल अलाउ द aggregate holding by way of foreign investment in its equity shares by foreign investors including foreign portfolio investors to exceed 49% of the paid up equity capital of such Indian insurance company. सर आप भी यही बोले थे सर, याद हो चुका है। ये जितना भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा ना 49% वाला भी of the paid up equity share capital of Indian insurance company shall be allowed on automatic route subject to approval by IRDA. तो मेन पॉइंट ये है भाई, ये 49% भी अप्रूवल ऑफ IRDA होगा, सब्जेक्ट टू फिर कंप्लायंस ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। ये मेन पॉइंट है भाई, इंश्योरेंस एक्ट 1938 भी कंप्लाई करना पड़ेगा। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी शैल इंश्योर की जो ओनरशिप एंड कंट्रोल है should be in the hands of resident Indian entities. क्लियर है? जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह और आएगा वो प्राइसिंग गाइडलाइन स्पेसिफाइड बाय आरबीआई अंडर फेमा। ठीक है सर। और ये जो 100% का बात हो रहा है, 100% कहां पर भाई, इंटरमीडिएट्स वगैरह फिर से नाम लिखा हुआ हम नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो ओनरशिप एंड कंट्रोल है वो बाहर वाले के हाथ में रह सकता है। देखो ये देखो, ये जो कंडीशन हम लोग ऊपर में पढ़े थे ना क्लॉज नंबर एफ में वही था, ओनरशिप कंट्रोल इंडियन के हाथ में रहना चाहिए। ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, इंटरमीडिएट्स के केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, एंड इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स यहां एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन कॉम्पोजिशन इंश्योरेंस इंटरमीडिएट्स का जो कॉम्पोजिशन रहेगा बीओडी का, मैनेजमेंट का, shall be specified by the concerned regulator. concerned regulator कौन है? IRDA। IRDA क्लियर है सर? ऑल ओके? और ये सेम पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है भाई कि हम लोग IRDA का अप्रूवल से ही ये सब काम करेंगे। ये सब जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, वेरिफिकेशन ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी कौन? इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बस यहीं तक। फिर आप ये वाला पॉइंट में आ जाइए। अभी भी एफडीआई इन इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंटरमीडिएट्स का ही पॉइंट चल रहा है, मैंने आपको 8 पॉइंट दिमाग में बिठा दिया है। 9वां पॉइंट में आइए, ये देखिए 9th पॉइंट, ऐसा इंश्योरेंस इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट का बात हो रहा है, ऐसा इंश्योरेंस इंटरमीडिएट जिसमें मेजॉरिटी फिरंगी लोग है, शेयर होल्डर, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग फिरंगी लोग है, फॉरेन इन्वेस्टर्स है, उसको ये सब काम भी करना पड़ेगा। अगर इंश्योरेंस इंटरमीडिएट, एक बच्चा बोलेगा सर मेजॉरिटी तो फिरंगी लोग ही होगा, 100% अलाउड है, तो अलाउड है तो क्या बारिश हो जाएगा क्या आपके ऊपर पैसा का? जरूरी है फिरंगी लोग पैसा लगाएगा? नहीं, से समझ में आ गया। बाई चांस अगर आपके यहाँ मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इज बीइंग हेल्ड बाय द फॉरेन इन्वेस्टर्स इन द इंश्योरेंस इंटरमीडिएट, तो उसको ये सारे कंडीशन सेटिस्फाई करने पड़ेंगे। क्या क्या कंडीशन इंश्योरेंस इंटरमीडिएट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा? कंपनी होना चाहिए सबसे पहले बात तो, इनकॉर्पोरेटेड एज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। ठीक है, एटलीस्ट वन अमंग द चेयरमैन ऑफ बीओडी या फिर सीईओ, या तो चेयरमैन या फिर सीईओ या प्रिंसिपल ऑफिसर या एमडी, भाई वो रेसिडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 4 ऑप्शन दिए, एक तो हिंदुस्तानी चाहिए, 4 में चेयरमैन, सीईओ, प्रिंसिपल ऑफिसर या एमडी। चेयरमैन, सीईओ, प्रिंसिपल ऑफिसर या एमडी में से एक रेसिडेंट इंडियन सिटीजन होना चाहिए। डिविडेंड भेजने के पहले आईआरडीए का अप्रूवल लेगा, बाहर में जब डिविडेंड रिमिट करेगा उसको रिपैट्रिएशन बोलते हैं, और आपको आईआरडीए का अप्रूवल लेना पड़ेगा। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वगैरह लाओगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो टेक्नोलॉजी भी लेकर के आओ भाई। shall not make payment to फिरंगी लोग beyond permitted by IRDA। ठीक है, तो जो IRDA बोलेगा उससे बियॉन्ड आप पेमेंट नहीं कर सकते। डिस्क्लोजर्स आपको सारा करना पड़ेगा, जो भी आप पेमेंट करेंगे अपने प्रमोटर को, सब्सिडरीज को, सारा डिस्क्लोजर आपको करना पड़ेगा। एंड जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसका बीओडी एंड केएमपी
composition of BOD and KMP shall be specified by IRDA. तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, क्लियर है सर। तो एफडीआई एंड इंश्योरेंस सेक्टर, एक बार फिर से हो जाए एफडीआई एंड इंश्योरेंस सेक्टर का सारा पॉइंट, कम ऑन वेरी फास्ट रैपिड फायर। एफडीआई in case of insurance companies under automatic route 49% is allowed, up to 49% is allowed। फिर इसी से खींचो सारा पॉइंट पहले। इंडियन इंश्योरेंस कंपनी shall make sure that the paid up equity share capital, Indian insurance company shall make sure that the paid up equity share capital held by the foreign investors including the foreign portfolio investors shall not exceed 49% of the total paid up equity share capital. Even the 49% investment under FDI shall require approval of IRDA. Compliance with Insurance Act 1938, pricing as per RBI guidelines under FEMA. Ownership and control will always remain in the hand of the Indian citizens. Okay, FDI in automatic route, in insurance intermediaries like policy broker, surveyor, etc. can be 100%. Ownership and control can also be in the hands of the foreign investors, but the composition of the board of directors and key managerial personnel will be decided by IRDA. And even this investment up to 100% shall be only after verification of IRDA. And if insurance intermediary shareholding, if the insurance intermediaries shareholding, majority shareholding is being held by the foreign investors, it shall comply with the following. It should be a limited liability company under Companies Act 2013. At least one of CEO, at least one of these persons, CEO, chairman or MD or principal officer shall be a resident Indian citizen. Repatriation of dividend can be made only after the approval of IRDA. Any payment can be made beyond the specific, no payment can be made beyond the specified limit specified by IRDA. All the disclosure should be made whenever the payments are made to the promoter group or subsidiaries. All the disclosure should be made to IRDA. बस आगे बढ़ रहे हैं। और बैंकिंग, बहुत बार क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी का प्रमोटर कौन रहता है पता है? बैंक इंश्योरेंस कंपनी खोल करके बैठा है, तो बैंकिंग सेक्टर का भी प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। सर्टेन प्रोविजन रिलेटेड टू बैंकिंग प्राइवेट सेक्टर shall be applicable in respect of bank द्वारा promoted insurance company. If the insurance company is promoted by bank, banking sector regulations will also be applicable. तब उसमें आरबीआई का भी आपके ऊपर कंप्लायंसेस आ जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही एक एफडीआई पॉलिसी है सिविल एविएशन सेक्टर, बड़ा सिंपल है। 100%, 100%, 100%, 100% खाली याद रखना, हर जगह ऑलमोस्ट 100% ही है। अरे सिविल एविएशन सेक्टर मतलब समझ में आ गया सर, प्लेन, एयरपोर्ट, बट इसके अलावा और भी बहुत काम होता है, खाली एयरपोर्ट बनाने का सेक्टर नहीं है। एयरपोर्ट बनाता कोई और कंपनी है, उसमें आपको पता है एरोड्रोम, आप ये देखें एरोड्रोम, एरोड्रोम देखे हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही, जब आप जो प्लेन रहता है, प्लेन को सीधा एयरपोर्ट से कनेक्ट कर देता है वो, ठीक है, ब्रिज जैसा रहता है, ठीक है, तो वो बनाने का कंपनी दूसरा रहता है, वो बनाने का कंपनी दूसरा है। एयरपोर्ट को मेंटेन करने का कंपनी दूसरा रहता है। एयरपोर्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड होता है उसका कंपनी दूसरा रहता है। तो इतना सारा काम रहता है एयरपोर्ट में, तो वो सारे के सारे जो एविएशन सेक्टर में अलग अलग टाइप के सेक्टर्स है बोल लो, वहां पर अलग अलग एफडीआई का जो रेट्स है वो आ गया, बट ऑलमोस्ट हर जगह 100% है। ये देखो, ये देखो एयरपोर्ट में सबसे पहले अगर हम सेक्टर एक्टिविटी का बात करें, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट और एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। अरे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मतलब एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट मतलब एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट, उसको और बड़ा बनाना, एक्सटेंड करना। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब नया एयरपोर्ट बनेगा ग्रीनरी को ध्यान में रख करके, इन्वायरमेंट का रक्षा करते हुए। जी हां, ऐसा मोदी जी ने 18 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, 18 नया एयरपोर्ट, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, एयरपोर्ट, इन्वायरमेंट फ्रेंडली एयरपोर्ट का ऐलान किया है। बना नहीं है, देखते हैं कब बनेगा। जैसे उसमें से एक गोवा है, केरला है, ठीक है, दुर्गापुर में भी है वेस्ट बंगाल के अंदर। सो ऐसा 18 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स है एंड एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। हाँ, ऑटोमेटिक रूट है दोनों, 100% एफडीआई अलाउड है। सर बहुत सिंपल है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट हो या एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट हो, 100% एफडीआई इज अलाउड अंडर ऑटोमेटिक रूट। शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, वो तो एयरपोर्ट बनाना था, अब पैसेंजर को भी तो उड़ाना होगा भाई।
मतलब डोमेस्टिक शेड्यूल पैसेंजर एयरलाइन, रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये जो पैसेंजर एयरलाइंस है, पैसेंजर एयरलाइन 100% अलाउड है। बट रुक जाओ, 100% कैसे? ऑटोमेटिक रूट में, ऑटोमेटिक रूट में अप टू 49% है। बट अगर एनआरआई है, सर एफडीआई तो एनआरआई करेगा? नहीं नहीं, एफडीआई जो है वो ऐसा फिरंगी कर रहा है जो इंडियन ओरिजिन से, नॉन रेसिडेंट इंडियन है। समझ में आ गया सर कि अभी तो फिरंगी है बट पहले हिंदुस्तानी था, तो उसके लिए 100% है भाई। ठीक है, एनआरआई अगर करेगा तो 100% है। सर यहाँ तो 100% ऑलरेडी लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन 100% में ऑटोमेटिक रूट में 49% है, उसके ऊपर गवर्नमेंट का अप्रूवल है। अच्छा, आप एनआरआई है तब तो आपको ऑटोमेटिक रूट में 100% है। नॉर्मली 49% ऑटोमेटिक रूट, एनआरआई के लिए 100%। और अगर आप एनआरआई नहीं है तब 100% तक जाना है, तब गवर्नमेंट रूट। नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, जो शेड्यूल टाइम पर ऑपरेट नहीं करता। आपको पता है जो एयर ट्रैफिक होता है ना, वो भी शेड्यूल टाइम पर ऑपरेट करता है। हाँ सर, पता है। उसका भी रूट जो रहता है ना, रूट खरीदना पड़ता है। तो इसमें 100% ऑटोमेटिक रूट है। मैंने आपको बताया ना, हर जगह 100% है, याद कर लेना। खाली इसमें याद कर लेना, जो शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइन था उसमें 49% ऑटोमेटिक रूट, और गवर्नमेंट रूट में 100%, और एनआरआई ऑटोमेटिक रूट 49%। फिर बाकी जगह 100%। हेलीकॉप्टर, सर देखे हैं? हाँ हाँ देखे हैं, मैंने तो देखा है भाई। सी प्लेन, अरे सी प्लेन अभी तो मोदी जी बैठ करके आए रे बाबा सी प्लेन में। हाँ, गुजरात में, बिल्कुल बिल्कुल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सीधा लेकर के जाएगा। सर अब बैठे ना? नहीं बैठा, कभी ना कभी बैठूंगा। 100% ऑटोमेटिक रूट। तो हेलीकॉप्टर सी प्लेन में 100% ऑटोमेटिक रूट, एंड जो नॉन शेड्यूल्ड एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसमें 100% ऑटोमेटिक रूट। अब ये देखो, ये एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट जो है ना, ये तभी मिलेगा जब 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 आपका कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो है उसका एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया है। आपको यहां पर तभी ऑपरेट करने मिलेगा व्हेन यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी हैविंग प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। चेयरमैन उसका सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और कम से कम 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स भी सिटीजन ऑफ इंडिया। चेयरमैन एंड एटलीस्ट 2/3 ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी सिटीजन इन इंडिया। सब्सटैंशियल ओनरशिप इज वेस्टेड इन इंडियन नेशनल। ओके। इसके अलावा अदर सर्विसेज, सिविल एविएशन सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसके अंदर बहुत सारे अदर सेक्टर और एक्टिविटीज भी है। ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, ठीक है, ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, जो ग्राउंड पे मैनेज होता है रे सारा काम, तो ग्राउंड हैंडलिंग सर्विसेज, एयरपोर्ट का मेंटेनेंस वगैरह 100% ऑटोमेटिक रूट। मैंने बताया था 100%, याद रख लेना। इसके अलावा फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल ट्रेनिंग, जैसे एयर होस्टेस वगैरह बनाने का आपने इंस्टीट्यूट खोल लिया, तो पायलट बनाने का इंस्टीट्यूट, आप टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं, एयर होस्टेस वगैरह को ट्रेन करते हैं, 100% ऑटोमेटिक रूट। क्लियर है सर? क्लियर है हम लोग को? अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है भाई, बहुत सारा डेफिनेशन, आपको पढ़ने का बिल्कुल दरकार नहीं है। डेफिनेशन एग्जाम नहीं पूछेगा, आपके खुद के समझने के लिए एयरपोर्ट क्या होता है समझ में आता है ना, एरोड्रोम समझ में आता है ना, मैंने आपको बताया ना रे बाबा। हेलीकॉप्टर का डेफिनेशन है, तो ये सब आपको याद रखने का दरकार नहीं है। ठीक है। बस आप उतना ही याद कर लीजिएगा, और उसके अलावा और भी कुछ कंडीशन है। एफडीआई जब आएगा तो ये सारे कंडीशन ध्यान में रखेगा। ये देखिए, 49% से जब ऊपर जाएगा तो पता ही गवर्नमेंट का रूट चाहिए, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिएगा। बताए थे ना रे बाबा ये वाला केस के लिए, फॉर दिस वन शेड्यूल एयर ट्रांसपोर्ट सर्विस, उसी का अदर कंडीशंस का बात हो रहा है। और फिर उसके अलावा जो ये वाला एक तो पॉइंट कर लेना, टेक्निकल इक्विपमेंट्स वगैरह जो यहाँ पे लाना होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से अप्रूवल लेना पड़ेगा। एयर इंडिया जो कि बिकने के लिए रेडी है, एयर इंडिया इज फॉर सेल, आई होप यू नो दिस।
तो उसमें ये सारे कंडीशंस एक्स्ट्रा फॉलो करने पड़ेंगे भाई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग फॉरेन एयरलाइन शुड नॉट एक्सीड 49%। नहीं तो हमारे देश के नेताओं को लेकर के कौन जाएगा अगर 100% एयर इंडिया जो है वो फिरंगी लोग ले लिया तो उनका इन्वेस्टमेंट 49% से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, अगर एनआरआई वगैरह है तब तो 100% हो सकता है अंडर ऑटोमेटिक रूट। ठीक है। सब्सटैंशियल ओनरशिप जो एयर इंडिया का रहेगा वो इंडियन नेशनल्स के हाथ में रहेगा, तभी तो हमारे यहाँ के नेताओं को घुमाया फिराया जा सकेगा। बस अब हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जितना मैंने पढ़ाया वो मैक्सिमम है, उसी को अच्छे से पढ़ करके जाओ। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, मोड ऑफ पेमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट रेगुलेशन 2020। ये कुछ भारी भरकम नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। ध्यान से सुनिए यहां पर क्या हुआ है। शेड्यूल 2 इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। शेड्यूल 7 इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स। ठीक है। शेड्यूल 2 क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआई। शेड्यूल 7 क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, नॉट नेसेसरी एफपीआई, एनी पर्सन हु इज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब म्यूचुअल फंड कंपनीज, ये सब जगह उन लोग लगा रहे हैं। तो कैसे रुपया लगाएगा यहां पर? ठीक है, कैसे यहां पर रुपया ट्रांसफर करेगा? देखो, सबसे पहले शेड्यूल 2 इन्वेस्टमेंट बाय फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई। तो यहां ये बोला जा रहा है भाई आप कैसे पेमेंट करोगे? एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, आप जब इंडिया में पैसा लगाओगे किस मोड से पेमेंट करोगे? बैंकिंग चैनल से कर सकते हो। यस, बैंकिंग चैनल से आप कर सकते हो। आप बाहर से इनवर्ड रेमिटेंस करवा दो। यहां पर आपका एफपीआई, आपका बैंक अकाउंट का अमेरिका, ठीक है, आप अमेरिका में जो आपका बैंक है उसको बोलो हमारे यहाँ पर जो आईसीआईसीआई बैंक है या जो भी जिस अकाउंट आपका जो यहाँ पर अकाउंट है आप यहाँ पर ट्रांसफर करवाओ इनवर्ड रेमिटेंस बैंकिंग चैनल के थ्रू। और कोई तरीका है? हाँ हाँ, और कोई तरीका है ना। हे एफपीआई, अगर आपका यहाँ पर इंडिया में नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी अकाउंट खोला हुआ है, फॉरेन करेंसी अकाउंट खोला हुआ है, तो यहां से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये देखो, द कंसिडरेशन शैल बी पेड एज इनवर्ड रेमिटेंस फ्रॉम अब्रॉड। अब्रॉड से कैसे आ रहा है? बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है। और आउट ऑफ फंड हेल्ड इन, यहां पर जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है या स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट है, फॉरेन करेंसी अकाउंट और स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट, ठीक है, तो आप यहां से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बस इतना। फिर ये वाला याद रखना, ये सेम चीज लिखा हुआ पॉइंट 2 में, रेमिटेंस ऑफ सेल प्रोसीड। ये तो रुपया लाने का बात हो गया। अब जहां आप इन्वेस्टमेंट की हो, कभी ना कभी आप रिडीम भी करोगे अपना इन्वेस्टमेंट, तो क्या रुपया बाहर ले जा सकते हो? हाँ, बाहर ले जा सकते हो। या फिर यहां पर जो आपका अकाउंट है फॉरेन करेंसी अकाउंट में भी आप डिपॉजिट कर सकते हो। सेल प्रोसीड नेट ऑफ टैक्स, टैक्स भारत का चुका करके, ऑफ द इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स या फिर यूनिट्स ऑफ रिट्स हो गया, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, ठीक है, एंड डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड। आप ठीक है, आप ये रिडीम करो, रेमिट कर लो आउटसाइड इंडिया, या फिर यहीं पर जो फॉरेन करेंसी अकाउंट है आपका या फिर स्पेशल नॉन रेसिडेंट रुपी अकाउंट है तो यहीं पर क्रिएट कर दो। मतलब जैसे जहां से ला रहे थे वहां ले जा भी सकते हो। जिस मोड से लाना अलाउड था उस मोड में रेमिटेंस भी अलाउड है। तो कुछ खास नहीं था शेड्यूल 2 में ये वाला। इन्वेस्टमेंट बाय एफपीआई हो गया। अब शेड्यूल 7 इन्वेस्टमेंट बाय एनी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इन इन्वेस्टमेंट व्हीकल। इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब मान लो बाहर में जो फिरंगी है वो हमारे देश का म्यूचुअल फंड कंपनी में म्यूचुअल फंड खरीदना चाहता है, ठीक है, तो कैसे रुपया लाएगा? देखो, बैंकिंग चैनल वगैरह के थ्रू या फिर बाय वे ऑफ स्वैप ऑफ शेयर ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी का शेयर्स के साथ वो स्वैप भी कर सकता है। वही है यार, बैंकिंग चैनल के थ्रू सेम तरीका है। बैंकिंग चैनल खाली एक तो एक्स्ट्रा याद कर लेना, स्वैप ऑफ शेयर्स ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। स्पेशल पर्पस व्हीकल वही क्लास में समझाया हुआ है, जैसे सिक्योरिटाइजेशन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का एग्जांपल्स है। या फिर वही फंड अगर आपका यहाँ पर है, वही एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट में जो हम लोग फैमा में पढ़े थे, आप यहाँ से भी रुपया लगा सकते हो। और रेमिटेंस भी वैसे ही कर सकते हो, रेमिटेड आउटसाइड इंडिया, या फिर आप यहाँ पर जो अपना अकाउंट खोल रखे हो इसमें भी जमा कर सकते हो। बड़ा सिंपल था। आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। फेमा के अंदर क्या अमेंडमेंट है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर फेमा एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2020 रेगुलेशन नंबर 9। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या बोला जा रहा है
कि भाई जब यहां से एक्सपोर्ट हो गया है फॉरेन कंट्री में, गुड्स हुआ, सर्विसेज हुआ, 9 मंथ्स के अंदर रुपया भारत में आ जाना चाहिए। द अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू, full amount representing the full export value of what goods, software, service exported shall be realized and repatriated to India। ऐसा नहीं हो वहीं पर तुम डॉलर कमा करके रख दिए, यहां लाओ, रियलाइज करके रिपेट्रिएट करो इंडिया में विद इन 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स, हाँ, और विद इन सच पीरियड एज आरबीआई में डिसाइड इन कंसल्टेशन विद सीजी, और सच पीरियड एज आरबीआई में डिसाइड इन कंसल्टेशन विद सीजी। ठीक है, अभी 9 मंथ्स, और कोई पीरियड अभी डिसाइडेड नहीं है, पर आरबीआई के पास पावर है, डिसाइड कर सकते हैं इन कंसल्टेशन विद सीजी। अच्छा, मजा का बात, या तो आप बेच दिए थे, मान लो आप बेचे नहीं, मान लो आप यहां से बाहर भेजे हो, कंसाइनमेंट की हो अमेरिका में, अब अमेरिका में आपका एजेंट लोग सल्टाएगा तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा भाई। अभी तो आप गुड्स को खाली अमेरिका का वेयर हाउस में भेजो, यू हैव जस्ट सोल्ड, यू हैव नॉट एक्चुअली सोल्ड द गुड, यू हैव जस्ट डिस्पैच्ड द गुड्स इन अ वेयर हाउस आउटसाइड इंडिया, वेयर हाउस आउटसाइड इंडिया। तो बेचने में समय लगेगा, ये हम लोग को समझ में आता है। जब 15 महीना दिया, 15 महीना के अंदर माल बिक भी जाना चाहिए, रियलाइज और रिपेट्रिएट भी हो जाना चाहिए, और अगर एक्सटेंशन चाहिए तो आरबीआई को तुमको सफिशिएंट कॉस्ट दिखाना पड़ेगा। पहला वाला पॉइंट क्या बोल रहा था, 9 महीना के अंदर रियलाइज रिपेट्रिएट कर लो फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ द गुड्स इन इंडिया। दूसरा वाला पॉइंट अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया वेयर हाउस में विच इज एस्टैब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, चलो 9 महीना की जगह 15 महीना दे देंगे। अमाउंट रिप्रेजेंटिंग द फुल एक्सपोर्ट वैल्यू ऑफ गुड्स shall be paid to the authorized dealer। ऑब्वियस बात है, हम लोग यहाँ पर ऑथोराइज्ड डीलर को ही ला करके डॉलर देते हैं और इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करवाते हैं। कितना महीना के अंदर, 15 मंथ, या फिर चलो सच पीरियड जो आरबीआई गवर्नमेंट से कंसल्ट करके आपके लिए डिसाइड कर सकता है। और ये 15 मंथ्स का पीरियड जो है आरबीआई आपके लिए एक्सटेंड भी कर सकता है, सफिशिएंट एंड रीजनेबल कॉज अगर दिखाओगे तो। ठीक है सर, मक्खन। अच्छा, अब ये वाला जो एक्सपोर्ट हो रहा है ना, अब ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है ये भारत में जो एसईजेड है, ठीक है, यूनिट इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, सॉफ्टवेयर पार्क्स हो गया, उन लोग कर रहे हैं, तो उन लोग को देखो क्या बोलेंगे, वेयर एक्सपोर्ट ऑफ गुड सॉफ्टवेयर सर्विस कुछ भी हो हैज मेड बाय यूनिट्स इन एसईजेड, स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर, इन लोग प्रिविलेज्ड रहते हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तब जो अभी हम लोग ऊपर में पढ़े भाड़ में गया, सब रेगुलेशन 1 भाड़ में गया। अब सुनो क्या बोल रहे हैं, ऐसे लोग यूनिट्स इन एसईजेड, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं गुड्स सॉफ्टवेयर सर्विस का, तो अमाउंट जो है रिप्रेजेंटिंग फुल वैल्यू ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर शैल बी रियलाइज्ड एंड रिपैट्रिएटेड विद इन 9 मंथ्स या सच पीरियड एज आरबीआई में डिसाइड। तो लग रहा था पूरा चेंज हो जाएगा, थोड़ा तो चेंज हुआ ही, वो 15 महीना वाला पॉइंट हट गया। ठीक है, खाली अब यहां पर क्या है, 9 मंथ्स, और इन लोग को बोला गया आप सफिशिएंट कॉस्ट दिखाओ, आपको 9 महीना से भी ज्यादा का एक्सटेंशन मिल जाएगा अगर आरबीआई चाहे तो। ठीक है, और यहां ये भी बोला जा रहा है कि आरबीआई अगर सफिशिएंट कॉस्ट देखे तो बोल सकता है कि ये जो स्टेट एक्सपोर्टर है शैल सीज टू बी गवर्न बाय सब रेगुलेशन 2। तुमको ये सब रेगुलेशन 2, ये हार्डवेयर पार्क सॉफ्टवेयर पार्क वाला, तुमको ये सब कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर इसमें क्या बेनिफिट था, बेनिफिट था ही फर्स्ट रेगुलेशन में खाली 9 महीना था अगर आप माल बेच चुके हो तो, यहाँ 9 महीना प्लस सफिशिएंट कॉस्ट दिखाने पर एक्सटेंशन है। लेकिन ये आपको फायदा नहीं मिलेगा अगर आरबीआई चाहे तो। हाँ, आरबीआई आपको सब रेगुलेशन 2 से डिसमिस करने के पहले अपॉर्चुनिटी भी हट जरूर देगा। ठीक है, और डेट ऑफ एक्सपोर्ट क्या होगा जहां से 9 महीना काउंट होगा। सॉफ्टवेयर के केस में, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो फिजिकल फॉर्म में नहीं रहता, अदर देन फिजिकल फॉर्म में रहता है, तो जिस दिन इनवॉइस जनरेट होगा वहीं से 9 महीना काउंट होगा। जिस दिन इनवॉइस जनरेट होगा, समझ लेना, सॉफ्टवेयर क्योंकि इंटेंजिबल है, एक्सपोर्ट हो गया जिस दिन इनवॉइस जनरेट हुआ। ओके, विश कि आपका भी नाम यहां पर जल्दी शामिल हो। चलो, तो ये था ईबीसीएल का अमेंडमेंट, जैसा मैंने ऑलरेडी कहा, जेआईजेएल, एसबीईसी और एसएलसीएम का तो मैराथन के अंदर, कंपनी लॉ का भी मैराथन और अलग से 2 अमेंडमेंट, और ये अपना ईबीसीएल। This completes my exhaustive lecture of all the amendments and additional portions. Thank you. Bye bye. All the best. और हाँ, एक चीज और मैं जाते जाते बोलना चाहूंगा, आप लोग को जब भी एग्जाम्स
जब मैं मॉक टेस्ट लेता हूँ यूट्यूब पे आकर के अनाउंस करता हूँ अपने सारे बच्चों के लिए, ऑल इंडिया फैमिली के लिए, प्लीज वो दिया करो यार, प्लीज दिया करो, जेन्युइनली दिया करो। फ्यूचर में जब भी कोई भी मॉक टेस्ट हो उसको देना भाई, ये गेम चेंजर रहता है आपके लिए। चलो